हेलो एवरीवन, दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 का दम 2.0 सीरीज, जिसमें हम आपके पूरे सब्जेक्ट के सभी सिलेबस को 30-30 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक टॉपिक से हम आपके लिए 30-30 एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। सिर्फ एमसीक्यू नहीं, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, हर एक ऑप्शन को बहुत आराम से सॉल्व करते हैं, समझते हैं। इस तरीके से प्रीलिम्स से पहले-पहले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सामने हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि रिविज़न कैसे करें। रिविज़न का बेस्ट तरीका होता है कि आप एग्ज़ाम से पहले कुछ एमसीक्यू सॉल्व करें और यहाँ पर आप अगर 30 कदम सीरीज़ को पूरी तरीके से देखते हैं, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 900 एमसीक्यू का सेट मिल रहा है, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे पता है कि बच्चे साल भर साइंस की पढ़ाई नहीं करते प्रीलिम्स में, है ना? तो अगर आपने साइंस की पढ़ाई नहीं की है, तो ये सीरीज़ तो आपके लिए बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप साइंस नहीं भी पढ़े हैं और पूरी 30 कदम सीरीज़ की 30 वीडियो को अगर आप देखते हैं, तो आपको साइंस और अलग से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन वहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएँगे, क्योंकि हमने साइंस के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है। तो बने रहिए 30 कदम इस सीरीज में हमारे साथ। मैं भावना वैष्णव आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के क्वेश्चन, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंटरनेट, नेटवर्किंग, कंप्यूटर, बायोडायवर्सिटी, पोल्यूशन, इन सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मेरे साथ। जैसा आप देख रहे हैं कि हमने सारे टॉपिक को कवर किया और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन, यानी कि हम प्रदूषण के विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। पहले रीड करते हो क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है असर्शन, यानी कि कथन लिखा हुआ है कि पार्टिकुलेट मैटर, जिसको आप पीएम 2.5 या पीएम 10 भी कहते हैं, पी फॉर पार्टिकुलेट एंड एम फॉर मैटर, ठीक है, कणीय पदार्थ जिसे आप कहते हैं, इज कंसिडर्ड मोर हार्मफुल देन पीएम 10। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो पीएम 2.5 है वो ज्यादा हार्मफुल होता है पीएम 10 के मुकाबले। फिर रीजन ये है कि पीएम 2.5 पार्टिकल्स कैन इजिली पेनिट्रेट डीप इनटू लंग एंड इवन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पीएम 2.5 जो है वो पीएम 10 के मुकाबले ज्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि पीएम 2.5 जो है वो आपके लंग्स के अंदर घुस जाता है और आपके जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसमें भी ये मिल जाता है। तो एजर्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल पीएम 2.5 जो है ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर पीएम 10 के मुकाबले कहें तो ये बहुत ज्यादा छोटा होता है साइज में, ठीक है। एक टाइप का ये पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है, प्रदूषक है एक प्रकार का, साइज में बहुत छोटा होता है। इसीलिए ये क्या करता है, आप जब सांस लेते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर ये प्रदूषक मौजूद होते हैं, सांस लेते हैं तो ये सांस के माध्यम से आपके लंग्स यानी कि फेफड़े तक घुस जाते हैं और कभी कभी ये आपके रक्त में भी मिल जाते हैं, क्योंकि इनका साइज आपके आरबीसी के साइज से भी छोटा होता है। आरबीसी का साइज लगभग 6 से 8 माइक्रोमीटर या 7 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। पीएम 2.5 उससे भी छोटा होता है। ये सीधे आपके ब्लड में मिल जाता है और ब्लड संबंधी जो रोग है वो आपके शरीर में पैदा करता है। तो एजर्शन और रीजन दोनों सही है। रीजन जो है वो एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगर ये वीडियो, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको वैसे ही एजर्शन और रीजन वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फोटोकेमिकल स्मॉग इज अ मेजर प्रॉब्लम इन ट्रॉपिकल सिटीज लाइक दिल्ली एंड मैक्सिको सिटी। रीजन यहाँ पर है कि हाई सनलाइट इंटेंसिटी प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट सच एज ओजोन एंड प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली और मैक्सिको जैसी सिटी है, यहाँ पर ये जो उष्णकटिबंधीय शहर हैं, ठीक है, जहां पर क्या है, प्रकाश रासायनिक धुंध बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जिसे आप स्मॉग कहते हैं। स्मॉग जो है ये शब्द आपके स्मोक प्लस फॉग से मिलकर बनता है, ये आया स्मॉग, ठीक है। तो प्रकाश रासायनिक धुंध दिल्ली जैसे शहरों में बड़ी समस्या है। रीजन ये है कि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें बहुत तेजी से आती है और सूर्य की किरणें जब तेजी से पड़ती है तो वहां पर जो नाइट्रेट वगैरह जो गैसेस होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, ये क्या होती हैं, इन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये सूर्य की किरणें इनको ब्रेक कर देती है, ठीक है, इनमें से ऑक्सीजन अलग कर देती है।
बाद में ये ऑक्सीजन आपके इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ओजोन वगैरह का निर्माण करता है, जिसकी वजह से ओजोन मेन कारण होता है स्मॉग बनाने के लिए। ठीक है, तो इसी कारण ये देखा जाता है कि जहां पर हाई इंटेंसिटी की सनलाइट पड़ती है उन क्षेत्रों में हमको स्मॉग जो है वो ज्यादा दिखाई देता है। और स्मॉग बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आपके इन्वायरमेंट में देखिए ओजोन लेयर आपके अगर वातावरण में मौजूद है और सनलाइट को वो आने से रोक रहा है तब तो अच्छा है, लेकिन ओजोन अगर आपके इन्वायरमेंट के आसपास अगर मौजूद है, जहां पर आप सांस ले रहे हैं, जहां पर आप जीवित हैं, उस क्षेत्र में अगर ओजोन मौजूद है तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ओजोन को अगर आप इनहेल कर ले, ओजोन सांस के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर ले, तो वो क्या कर सकता है, बहुत प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके एजर्शन और रीजन दोनों सही होंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये बताना है कि उसके संबंध में ये तीनों सही है या गलत है। पढ़ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के विषय में इनमें से क्या सत्य है, पूछा जा रहा है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इन 2015। ठीक है, 2015 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है CPCB के द्वारा, बिल्कुल सही। ठीक है, जो आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने 2015 में, जब आपकी NDA की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे क्या हुआ था, इसको लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, CPCB के द्वारा। किसको, NAQI को। इसके बाद फिर क्या है दूसरा, इट मॉनिटर्स 8 पोल्यूटेंट इंक्लूडिंग PM10, 2.5, NO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड। ठीक है, इन सबको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है कि इनकी मात्रा वातावरण में कितनी ज्यादा है, इनकी मात्रा बढ़ रही है, किसकी मात्रा घट रही है, आपके एयर की क्वालिटी क्या है उस क्षेत्र की, एयर की क्वालिटी को कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, और एयर की क्वालिटी में क्या सुधार करने हैं, ये सारा मेजरमेंट करने का काम करती है ये NAQI। ठीक है, इसके बाद तीसरा ये कह रहा है, तो दोनों ये कथन सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि इंडिया फॉलोज WHO 2021 एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर इट्स NAQI। क्या भारत जो है वो WHO के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है NAQI के द्वारा जारी करने के लिए इसकी रिपोर्ट, तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, भारत जो है ये NAQI की रिपोर्ट के लिए WHO पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इसके अपने स्टैंडर्ड होते हैं, ये अपने रिपोर्ट स्वयं जारी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आपको ये PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग ब्लैक। इनमें से आपको ये देखना है कि ये जो ऑप्शन में 4 चीजें दी हुई है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसको रीड करके आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषक जो है वो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट है, मतलब कि आपके जलवायु में बहुत कम समय तक रहने वाला प्रदूषक है, इनमें से कौन सा। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ब्लैक कार्बन, ये लगभग 1 से 2 हफ्ते तक रहता है। ठीक है, मीथेन तो सालों तक रहता है, 14-12 सालों तक रहता है। नाइट्रस ऑक्साइड तो कई 100 सालों तक रहता है, 114-112 सालों तक रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये कुछ घंटे रहता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और आपका ब्लैक कार्बन, ये जो है ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, शॉर्ट लिव दिखाई दे रहा है, जो थोड़े समय तक रहता है। बाकी ये दोनों तो सालों तक रहते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लैक कार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, 1 and 4 ओनली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB, इसके विषय में हमने अभी पढ़ा था, CPCB के विषय में, द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अर्बन एयर पोल्यूशन इन इंडिया इज, क्या है, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण में जिसकी भागीदारी है वो कौन सा है, तो कौन सा है, वेहिकुलर एमिशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन डस्ट या बायोमास बर्निंग, यानी कि जैव पदार्थों का जलना या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह से जो धूल वगैरह निकलती है, भवन निर्माण इन सब से, या फिर इंडस्ट्री से, औद्योगिकरण से, या तो फिर गाड़ियों से। तो आप इस डेटा को सुनकर चौंक जाएंगे कि टोटल पोल्यूशन का 40% कंट्रीब्यूट करता है ये वेहिकुलर एमिशन, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। इवन कहाँ की बात कर रही है, ये अर्बन एरियाज की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्रों में
गाड़ी से निकलने वाले धुओं में सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। Which of the following gases is not a greenhouse gas but contributes to acid rain formation? यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्रीन हाउस गैस, भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंट रोल है ग्रीन हाउस गैस में, इसीलिए कार्बन के एमिशन को रोकने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मीथेन हो ही नहीं सकता, कार्बन है। NO2 है नहीं, क्या हो जाएगा? SO2। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका? ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ में मिलता है तब क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यही एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ, ठीक है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो शब्द यूज किया जाता है वो किसके मापन के लिए यूज किया जाता है? प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एक्वाटिक प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो आपके जलीय पौधे हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा की जो आवश्यकता होती है, क्या वो है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जैविक पदार्थ को डिकम्पोज करने के लिए जो छोटे छोटे आपके जीव होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन की मांग, या फिर ऑक्सीजन डिसॉल्व इन प्योर वाटर, शुद्ध पानी में जो ऑक्सीजन घुलित है, क्या वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है? या फिर ऑक्सीजन कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, अकार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा। तो क्या है आंसर? इसका हो जाएगा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि कोई जलीय स्रोत है, मान लीजिए एक तालाब है, ठीक है, उस तालाब में कोई ना कोई ऑक्सीजन की मात्रा घुलित होगी, ठीक है, घुला हुआ ऑक्सीजन है, और उसी घुले हुए ऑक्सीजन को लेकर वहां पर जो पौधे हैं या जलीय जीव है वो क्या कर रहे हैं? अपना लाइफ जो है वो आगे सस्टेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए उसमें आपने कुछ कचरे डाल दिए, घर के कुछ घरेलू कचरे डाल दिए, बचा हुआ खाना या ये सारी चीजें, या फिर गाय वगैरह आए उनके जो मल है, ठीक है, वेस्ट वगैरह, वो सब उसमें क्या हो गए? डल गए। अब वो धीरे धीरे क्या होंगे? अपघटित होंगे, डिकम्पोज होंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो धीरे धीरे बैक्टीरिया वगैरह उसको क्या करने लगेंगे? अपघटित करने लगेंगे। तो ये अपघटन की प्रक्रिया के लिए जो सूक्ष्म जीव है उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेंगे? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को लेंगे और अपने आप को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपघटन करेंगे। इसका मतलब किसी जलीय स्रोत में ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर पोल्यूशन उतना ज्यादा है ना? और इसी ऑक्सीजन की डिमांड को हम क्या कह रहे हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको बीओडी कहा जाता है एक्चुअल में, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी जलीय स्रोत में जितना ज्यादा होगा उसमें पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। जितना कम पोल्यूशन उतनी कम ऑक्सीजन की मांग, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को अपघटित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रदूषण है इसीलिए सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? अपघटन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। यूट्रोफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ था, बट 2023 पीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसके बारे में? एल्गल ब्लूम के बारे में, जिसे हिंदी में आप शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ठीक है, शैवाल प्रस्फुटन से प्रश्न पूछा गया था, तो ये पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है इस टाइप का, और यूट्रोफिकेशन जो है वो शैवाल प्रस्फुटन से ही रिलेटेड है। समझते हैं क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एजर्शन यहाँ पर दिया हुआ है, यूट्रोफिकेशन रिड्यूसेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर बॉडीज। कह रहा है सुपोषण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। यूट्रोफिकेशन क्या करता है? जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। रीजन क्या है? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी लीड्स टू द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, यानी कि शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होने से ऑक्सीजन उपभोग करने वाले कार्बनिक पदार्थों के क्षय की ओर लेके जाता है। देखिए, यूट्रोफिकेशन, सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जो यूट्रोफिकेशन होता है,
सुपोषण होता है, मान लीजिए कोई एक जलीय निकाय है, आसपास में कोई खेत वगैरह है, उसमें आपने कुछ पोषक तत्व वगैरह डाले हैं अपने धान वगैरह की फसलों के लिए, वो बह कर किसी तरह आपके तालाब में आ गए वो पोषक तत्व। अब उन पोषक तत्वों को एल्गी ने ग्रहण किया और ये एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गए, प्रस्फुटित हो गए। इसी को कहा जाता है एल्गल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन। पूरे तालाब में आपने देखा होगा, गांव के कई कई तालाबों में ग्रीन कलर की एक बहुत मोटी परत जमी हुई होती है। काई अलग है, शैवाल अलग है। शैवाल थोड़े बड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पूरी परत जमा लेते हैं, ठीक है, काले हरे कलर के, हरे नीले कलर के, और ये शैवाल पूरे बिछ जाते हैं उस जलीय स्रोत में। अब शैवाल इतने मोटे परत बना लेंगे तो सनलाइट नहीं आ पाएगा, सनलाइट नहीं आएगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नीचे के पौधे में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो जल में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव है, मछली वगैरह और अन्य जीव, वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मर जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। हिंदी में सुपोषण, इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और ये यूट्रोफिकेशन की घटना क्यों होती है, एल्गल ब्लूम के कारण। एल्गी जो है ये बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है, इसी की वजह से होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, एल्गी के बहुत ज्यादा ग्रो होने की वजह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोगों को यूट्रोफिकेशन और सुपोषण बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS 2009 इन इंडिया वाज इशूड अंडर विच एक्ट। किस अधिनियम के तहत ये जो आपका राष्ट्रीय परिवेशी गुणवत्ता मानक है, वायु गुणवत्ता मानक है, इसको किस अधिनियम के तहत लाया गया है, किस अधिनियम के तहत लाया गया है? तो इसका सीधा और शॉर्ट आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसमें आप लोग हो सकता है एयर क्वालिटी देखें तो एयर प्रिवेंशन एक्ट लगा दे, बट एयर प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसे नहीं लाया गया, इसको लाया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, और ये NNAQS क्या करते हैं, ये एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, एक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, मानक तैयार करते हैं, और उस मानक पर कौन कौन से शहर हैं, जो अर्बन सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज है, या कोई गांव है, वो क्या हो रहे हैं, वहां की जो एयर क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, उस एयर में किस पोल्यूटेंट की मात्रा ज्यादा है, किस पोल्यूटेंट की मात्रा कम है, किस पोल्यूटेंट की मात्रा लगातार बढ़ रही है। ठीक है, इन सब चीजों के लिए मानक निर्धारित करती है, उसको समय समय पर चेक करती है, डेटा तैयार करती है, डेटा संकलित करती है, ये सारे काम इसके होते हैं। ठीक है, तो ये किस एक्ट के तहत लाया गया है, आपके 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाया गया, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट अमंग द फूड चेन। DDT and mercury are example of biomagnifying pollutant. Biomagnification occurs only in the aquatic ecosystem. देखिए, हमें तो सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन क्या है समझना होगा। हमने एक वीडियो में बात की थी बायोमैग्निफिकेशन के बारे में, जैव आवर्धन के बारे में। मैं एक बार और थोड़ा बता दूंगी आपको, जैव आवर्धन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन। अगर खाद्य श्रृंखला में एक जो लेवल होता है वहां से दूसरे लेवल में पोल्यूटेंट या प्रदूषक में वृद्धि होने लगे। मान लीजिए एक कोई तालाब है, एक इकोसिस्टम है, उस तालाब में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, आपने प्लास्टिक जो है वो उस तालाब में डाल दिया, उस प्लास्टिक को बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया। अब वो प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज तो नहीं होगी, उनके पेट के अंदर वैसे ही बनी रहेगी। ठीक है, अब उन छोटी छोटी मछलियों को एक बड़ी मछली ने खा लिया, तो उन छोटी छोटी मछलियों के अंदर जितना प्लास्टिक था वो एक मछली के अंदर आ गया, यानी कि प्रदूषक या टॉक्सिन की मात्रा में क्या हो गई, कई गुना वृद्धि हो गई। तो इसी तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर टॉक्सिन्स की मात्रा में जब वृद्धि होने लगती है तो उसी को कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। तो यहाँ पर पहला ये कहा जा रहा है कि जैव आवर्धन क्या है, रिफर्स टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट, यानी कि फूड चेन में प्रदूषक की मात्रा बढ़ती है, इसे ही जैव आवर्धन कहते हैं। तो बिल्कुल सही, यही है जैव आवर्धन। दूसरा ये कह रहा है कि DDT और मर्क्यूरी आर एग्जाम्पल ऑफ बायोमैग्निफाइंग पोल्यूटेंट। क्या जैव आवर्धक प्रदूषक है DDT और मर्क्यूरी? बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि DDT और मर्क्यूरी भी क्या करेंगे, जैव आवर्धन में सहायता करते हैं। बायोमैग्निफिकेशन ऑकर्स ओनली इन एक्वाटिक सिस्टम। क्या सिर्फ जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वहीं पर ही बायोमैग्निफिकेशन होता है? बिल्कुल गलत है। ये जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के ही, टेरेस्ट्रियल और आपके एक्वाटिक दोनों ही प्रकार के इकोसिस्टम में होता है।
लेकिन ज्यादातर हम इसको एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए यूज करते हैं, लेकिन होता दोनों जगह है। ठीक है, इस शब्द को ज्यादा एक्वाटिक के लिए यूज किया जाता है, बट होता दोनों जगह है। इस थली पारिस्थितिक तंत्र में भी होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में भी ये घटना पाई जाती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत नजर आ रहा है। पहले और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल एजर्शन रीजन वाला है। ये कहता है कि थर्मल पावर प्लांट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन इन इंडिया। बिल्कुल सही है, आगे समझेंगे कैसे। बर्निंग ऑफ कोल इन दिस प्लांट्स रिलीजेस फ्लाई एश एंड अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स इनटू अ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर कोल जलाया जाता है। ठीक है, जो तापी संयंत्र इतने सारे स्थापित किए गए हैं वहां पर कोल जलाया जाता है। अब कोल के जलने से क्या होगा, एक तो राख बनेगा और दूसरा बहुत ज्यादा मात्रा में काले काले धुएं आपको दिखाई देंगे, जो कि कोई कार्बन के पूरी तरह नहीं जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन उत्सर्जन होगा बहुत बड़ी मात्रा में। तो बिल्कुल सही, इसमें पार्टिकुलेट मैटर भी निकलेंगे। होता है पार्टिकुलेट मैटर, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप एक पेपर को जलाते हैं, पेपर को जलाने पर क्या होता है, आपको काले काले बहुत सारे धुएं दिखाई देते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, वही क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, जो आसानी से आपको आंखों से दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे साइज में होते हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर बिल्कुल निकलेंगे और यहां से राख वगैरह भी निकलेंगी। तो एजर्शन रीजन बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता इनमें से किस गैस में पाई जाती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, किस में पाई जाती है? आप देख के कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि हम हमारे जितने भी डेवलप्ड नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, भारत है, किसी भी देश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जा रही है, कार्बन न्यूट्रल बनाने की बात की जा रही है, तो आपको देख के लगेगा कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने की पोटेंशियल या क्षमता नहीं पाई जाती है, जबकि पाई जाती है इन सभी गैसेस में से सल्फर हेक्साफ्लोराइड में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 23,500 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है 100 सालों में। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी क्षमता होती है। लेकिन हम कार्बन एमिशन पर रोक लगाने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, वातावरण में ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसकी क्षमता कम होती है। क्षमता ज्यादा किसकी होती है? यहाँ पर दिखे हुए गैसों में सल्फर हेक्साफ्लोराइड की, SF6 की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ठीक है, इसमें कोई गंध नहीं होती है और ना ही कोई रंग होता है, किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट कॉजेस रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड लंग कैंसर। क्या ये श्वसन संबंधी जलन जैसे रोग और फेफड़ों के कैंसर संबंधी रोग पैदा करता है? दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है। तो स्टेटमेंट 2 यहां पर गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ये कि कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस है, इसमें कोई खुशबू नहीं होती है, कोई गंध नहीं होता है। लेकिन स्टेटमेंट 2 इसमें गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट। ऐसा क्यों? भाई इसमें श्वसन में जलन संबंधी समस्या होती है, कैंसर नहीं होता है, कैंसर इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जैसा रोग होता है, कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी उसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। प्रकाश रासायनिक धुंध उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार होती है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या करते हैं? प्रकाश, जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर पड़ता है ये ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं, और ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में मिलकर ओजोन बनाता है, और ओजोन ही फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स कॉजेस एसिड रेन। एसिड रेन में से किस पोल्यूटेंट की वजह से होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सल्फर डाइऑक्साइड, आपका SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, इनकी वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है। ये अगर किसके साथ में मिलते हैं? वाटर के साथ में, जल के साथ में, तो फिर क्या बना लेते हैं? H2SO4 और HNO3।
ये बना लेते हैं और यही एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कंपाउंड होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं। आ जाते हैं आगे। द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCPA launched by the government of India aims to reduce particulate pollution by what percentage by 2026 from 2017 levels, यानी कि 2017 के स्तर से क्या लक्ष्य रखा गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम द्वारा 2026 तक के लिए कड़ी प्रदूषण को कम करने के लिए? कितना प्रतिशत कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया? तो कितना प्रतिशत, ये फैक्चुअल सवाल है, इसको याद रखना होगा। 20 से 30% 2017 के लेवल से 26 तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। What is the standard permissible limit of fluoride in drinking water as per BIS? ठीक है, क्या है ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में जो हम फ्लोराइड मिलाते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये थोड़े याद रखने होंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ, सुपोषण की जो समस्या हमने पढ़ी, यूट्रोफिकेशन जिसे हमने क्या कहा? सुपोषण कहा। ये जो सुपोषण की समस्या है, ये किस, इनमें से कौन से प्रकार के तत्व ये यौगिक है, इनकी अधिकता की वजह से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो फॉस्फेट और नाइट्रेट पूछा गया है, लेड एंड मर्क्यूरी, हाइड्रोकार्बन या क्लोरीन? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फेट और नाइट्रेट। इनकी अधिकता जब हो जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए यूरिया वगैरह हम मिलाते हैं, ठीक है, पोटाश वगैरह हम मिलाते हैं, तो ये सब हम अपने खेतों में मिलाते हैं ताकि हमारे पौधे, धान, इनकी फसलें ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो वही जल के माध्यम से किसी जलीय स्रोत में जाकर जब मिल जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन की घटना होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GEMS वाटर, द UN ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम? जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया है, इसमें जो टर्म आता है GEMS वाटर, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ग्लोबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, जनरल इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्कीम। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए भाई, ग्लोबल वाटर पूछ रहा है तो ग्लोबल तो आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। ई फॉर इकोसिस्टम नहीं आएगा, इन्वायरमेंटल आएगा। ठीक है, एम फॉर मॉनिटरिंग ही आएगा, एंड एस फॉर सिस्टम। बहुत आसान था ये। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम वाटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा, जो UN द्वारा ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें जो टर्म यूज किया जाता है GEMS, इसके लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। What is the permissible limit of noise in residential area during daytime as per CPCB? CPCB क्या करती है? हर एरिया में नॉइज पोल्यूशन के लिए एक दायरा निर्धारित करती है कि कितने डेसिबल वहां पर नॉइज जो है वो दिन के टाइम पे होना चाहिए, रात के टाइम पे होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग दायरा निर्धारित किया गया है। तो रेसिडेंशियल एरिया जहां पर लोगों के निवास होते हैं, वहां पर दिन के टाइम पे ये जो दायरा है ये कितना है? 55 dB है। रात के टाइम पे 10 कम कर दो, 45 dB फॉर नाइट। ठीक है, अगर स्कूल और हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए डे टाइम पे है 50 dB एंड फॉर नाइट 40 dB। तो ये अलग अलग दायरे अलग अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए। यहाँ पर रेजिडेंशियल पूछा गया था इसलिए, और वो भी डे टाइम पे इसलिए 55, नाइट पूछा जाता तो 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये CPCB निर्धारित करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच हैवी मटेरियल्स इन सॉइल कॉजेस इटाई डिसीज इन ह्यूमंस? इनमें से किस प्रकार का जो मेटल है, हैवी मेटल है, अगर वो सॉइल में मिल जाए तो इटाई रोग जो है वो हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है मर्क्यूरी, कैडमियम, लेड एंड आर्सेनिक।
किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर है कैडमियम। कैडमियम जो हैवी मेटल होता है, अगर ये आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है तो ये इटाई इटाई रोग कर सकता है। इटाई इटाई क्यों कहते हैं? इटाई इटाई जो शब्द आया है ये जापान से आया है, क्योंकि इटाई इटाई जो रोग है इसमें जोड़ों में दर्द, ठीक है, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द जैसी समस्याएं देखी जाती है। आप दर्द से क्या बोलते हैं? दर्द होता है तो आप क्या बोलते हैं? आउच बोलते हो। तो इटाई इटाई शब्द जापान में जो है वो आउच आउच को कहा जाता है, इसीलिए जो है यहाँ पर ये शब्द यूज किया गया है इटाई इटाई, ठीक है। तो कैडमियम रोग की कैडमियम जो मेटल है इसकी वजह से इटाई इटाई रोग होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक टाइप का प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज, ठीक है, जो यूवी रेज होती हैं इनमें से सबसे हार्मफुल कौन सा टाइप है ये पूछ रहा है। यूवी ए, बी, सी या डी? क्या होता है सबसे हार्मफुल? सबसे हार्मफुल यूवी सी होता है, ठीक है। यूवीसी सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, ये हमारे ओजोन लेयर को भेद कर अर्थ तक नहीं आ पाता, इसीलिए हम यूवीसी से बच जाते हैं। सिर्फ यूवी ए और यूवी बी ही आ पाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, यूवी ए, बी और सी। तो सी जो होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ये ओजोन लेयर को भेद कर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक नहीं आ पाता है, इसीलिए हम इससे बच जाते हैं। लेकिन बी और ए आ जाते हैं। तो ए जो है ये तो इतना हार्मफुल नहीं होता, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, विटामिन डी इससे मिलता है। लेकिन यूवी बी खतरनाक होता है, और यूवी बी से ही बचने के लिए हम जो आजकल सनस्क्रीन वगैरह जो लड़कियां निकाल लगा के घूमती है वो यूवी बी से बचने के लिए है, ठीक है। लेकिन सबसे खतरनाक क्या है? यूवी सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। लेकिन ये यूवी सी इंपॉर्टेंट भी है भाई, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में यही ओजोन भी बनाती है, ठीक है, यूवी सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Noise levels above what decibel value are considered harmful to human hearing? कौन सा जो लिमिट है वो मानवों के सुनने की क्षमता को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। क्या है? इससे ज्यादा 85 डेसिबल से अगर ज्यादा नॉइज आप सुन रहे हैं, शोर आपको सुनाई दे रहा है, तो आपकी सुनने की क्षमता जो है वो कम हो सकती है, ठीक है। ये सब मानक कौन तय करता है? सीपीसीबी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड इज मोस्ट परसिस्टेंट इन द सॉइल? यानी कि सबसे ऐसा कौन सा कीटनाशक है जो मिट्टी में सबसे लंबे समय तक बने रहता है? परसिस्टेंट मतलब स्थायी होता है बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है? आंसर होगा डीडीटी। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है, एक टाइप का पेस्टिसाइड है, ये कीटनाशक है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बना रहता है। एक बार अगर आप डीडीटी डाल देते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से आपके एनवायरनमेंट के इधर उधर फैलते रहता है। तो ये बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको कहा गया है मोस्ट परसिस्टेंट, सबसे अधिक स्थायी कीटनाशक। एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, ये प्रदूषक है। आगे बढ़ते हैं। मीना-मार्टा डिसीज इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ, किसकी वजह से होता है मीना-मार्टा डिसीज? मर्क्यूरी, पारा। अगर पारा आपके एनवायरनमेंट में है, जलीय स्रोतों में है, मिट्टी में घुला हुआ है, इसके माध्यम से, अब मान लीजिए सॉइल में बहुत ज्यादा पारा है, अब वहां पर अनाज होगा उसमें भी पारा की मात्रा होगी, जलीय स्रोत वगैरह है, वहां से आप पारा जो है आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मीना-मार्टा डिसीज जो है ये भी जापान के मीना-मार्टा शहर में ही देखा गया, इसलिए इसको मीना-मार्टा डिसीज कहते हैं, ठीक है। और किसकी वजह से होता है? ये मर्क्यूरी की वजह से, ठीक है। लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये भी बहुत खतरनाक होते हैं हमारे शरीर के लिए। लीवर किडनी संबंधी रोग जो है ये पैदा करते हैं। इसके अलावा शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान, वीकनेस, ऐसी समस्याएं इन तत्वों की वजह से आ सकती है। कैडमियम का तो हमने पढ़ा ही था, इटाई इटाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जिसमें पूछा गया है विच इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कौन सा दिन जो है वो मनाया जाता है? बहुत आसान सवाल है, कभी कभी आसान सवाल में भी हम गलती कर देते हैं, तो ऐसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और दिवस भी दिए गए, उनके विषय पे भी चर्चा करते हैं। तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे मनाया जाता है।
तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज और छूटी है मेरे ध्यान में, 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, तो ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं। लेकिन इन्वायरमेंट डे 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द टर्म PM 2.5 refers to the particles with diameter less than, यानी कि जो PM 2.5 हम शब्द बार बार यूज करते हैं पोल्यूटेंट या प्रदूषक के रूप में, इसका व्यास कितना होता है? ऐसा कण जिसका व्यास कितना होगा जिसको हम PM 2.5 कहेंगे, तो कितना होगा? 2.5 मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर या 25 माइक्रोमीटर? तो 2.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना छोटा साइज, आरबीसी के साइज से भी बहुत छोटा। ठीक है, आपके जो बाल है इसके व्यास से भी बहुत छोटा, एक बाल जो है इसके स्ट्रैंड के व्यास से भी छोटा। ठीक है, तो ये होता है आपका कितना? 2.5 माइक्रोमीटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इतना छोटा कण होता है जो कि एक प्रदूषक के रूप में आपके इन्वायरमेंट में घूमता रहता है, बहुत खतरनाक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस एंड कॉन्ट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट? ठीक है, लाफिंग गैस भी है। ठीक है, लाफिंग गैस पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये पूछा भी गया है किसी एक एग्जाम में। लाफिंग गैस जो है ये कौन सी गैस है इनमें से करके, तो कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार होती है? N2O। ये जो गैस होती है ये लाफिंग गैस भी होती है और साथ ही साथ ग्रीन हाउस प्रभाव में भी अपना योगदान देती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। The Swachh Bharat Mission Urban 2.0 launched in 2021 aims to make all cities। जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया शहरी 2.0, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सभी शहरों को क्या करना? कार्बन न्यूट्रल करना, जल सकारात्मक बनाना, कचरा मुक्त करना या हरित ऊर्जा। बहुत आसान है, स्वच्छ भारत नाम में ही स्वच्छता है, तो क्या होगा भाई? कचरा मुक्त, गार्बेज फ्री करना। बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट कॉज ब्लू बेबी सिंड्रोम? इनमें से कौन सा जो पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? इसमें जो नाखून वगैरह है, आंखें, शरीर के जो स्किन है वो कैसे हो जाती है? बच्चों की नीले नीले हो जाती है। ठीक है, तो किस तत्व की वजह से होती है, किस प्रदूषक की वजह से होती है? नाइट्रेट की वजह से होता है। नाइट्रेट जो प्रदूषक है अगर एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे बीमारियां देखी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आज के हमारे ये 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, ये सीरीज देखने में आप लोगों को बहुत हेल्प हो रही होगी। आप इस सीरीज में हमारे साथ इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हम रिवीजन कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।